वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियोज में खुश आमदेद। मैं हूं आयशा खालिद और आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में रूस शाम की हुकूमत को कीमियाई हमले करने से रोके, अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस की सहाफ़ियों से बातचीत। और पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात आवाम तक पहुँचाने वाले लीडर्स में शामिल हो गए। क्या यह ढंग सियासत के रंग को मुतासिर करेगा? आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। My husband was taken from our home. अपने लापता प्यारों की बाजियाबी की मुंतज़िर तुर्क माएं रजब तैयब अर्दोगान से मायूस क्यों? We see the difference every time we come out. और पानी की किल्लत का सामना बहुत से अमरीकियों को भी। अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने शाम की खाना जंगी में रूस के किरदार पर कड़ी तनकीद की है, जबकि अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने मॉस्को पर दबाव डाला है कि वो आम शहरियों पर मज़ीद कीमियाई हमले बंद करे। मज़ीद नुक़बत मलिक से जो कि हमें ज्वाइन कर रही हैं कैपिटल हिल से। जी नुक़बत। जी आयशा, ये मामला दरअसल मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आने के बाद शुरू हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि शामी फ़ौज बागियों के कब्ज़े में एक इलाके में कीमियाई हथियार ले जा रही है ताकि वो इलाका वापस हासिल किया जा सके। यहाँ ये याद दहानी करवाती चलूँ कि ट्रंप इंतज़ामिया के दौर में अब तक शाम के कीमियाई हमलों के जवाब में 2 बार शामी फ़ौज को अमरीकी हमलों का सामना हो चुका है। शाम के पास कीमियाई हथियारों की खेप बहुत लंबे अरसे से मौजूद है और अमरीका का भी बहुत लंबे अरसे से ये मौक़िफ़ रहा है कि शाम के कीमियाई हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने कल गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से पेंटागन में बात करते हुए इसी मौक़िफ़ का अयादा किया है। आइए देखते हैं। 7 साल बीत गए और शाम में जारी जंग का अंजाम अब तक नजर नहीं आता। अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने इसकी जिम्मेदारी रूस पर आयद करते हुए कहा है कि इस जंग के ना ख़त्म होने की वजह रूस का शामी सदर बशार अल असद की हुकूमत को दिया गया सहारा है। रूस का वहाँ कोई काम नहीं है और हमारा मकसद ये है कि शाम की इस जंग को जेनेवा में जारी अमन अमल में शामिल करें ताकि शाम के अवाम ऐसी हुकूमत कायम कर सकें जिसकी हुक्मरानी असद के हाथ में ना हो। शाम में एक जानिब असद हुकूमत के बागी रूसी और ईरानी हिमायत याफ्ता शामी अफवाज से लड़ रहे हैं, तो दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से दाइश के खिलाफ लड़ने वाली मकामी क़ुव्वतों की हिमायत की जा रही है। ताहम अमरीकी अफवाज शाम में जारी खाना जंगी से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ नहीं है। सदर ट्रंप की जानिब से शामी अफवाज पर कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के जवाब में 2 बार हमले किए गए और अब जब रूस ने इस हफ्ते इशारा दिया है कि क्लोरीन गैस का एक और हमला मतवक्को है, जिम मैटिस ने ये वाज़ेह कर दिया है कि शाम में कोई कीमियाई हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि अमरीकी वज़ारत ख़ारजा रूस के साथ मुज़ाकरात कर रही है ताकि उसे हमले से रोका जा सके। दूसरी तरफ दाइश का शाम के महज 2% इलाके पर ही कब्जा रह जाने के बाद सदर ट्रंप इस साल के आगाज में अमरीकी अफवाज से घर वापसी का कह चुके हैं। वक्त आ गया है, हमें दाइश के खिलाफ कामयाबी मिली है, हम अस्करी लिहाज से किसी के भी खिलाफ कामयाब रहेंगे, लेकिन कभी घर वापसी भी जरूरी हो जाती है और हम संजीदगी से इस बात पर गौर कर रहे हैं। लेकिन जिम मैटिस कहते हैं दाइश को शिकस्त देने के साथ साथ मकामी क़ुव्वतों को तरबियत देने का अभी बहुत सा काम बाकी है। अगर मकामी अफराद सिक्योरिटी कायम रख सकें तो जाहिर है कि हम इस दौरान शायद अपनी अफवाज शाम में कम कर दें जो दाइश की इलाके में वापसी रोकने की अहलियत रखती हैं। लेकिन देखना ये है कि असद के खड़े किए हुए इस मसले को कैसे हल किया जाए। जी आयशा, मज़ीद ये कहूँगी कि हम जानते हैं कि 2011 से जारी इस लड़ाई में अब तक शाम के 50 लाख मकामी अफराद अपना घर बार छोड़ के शाम से निकल चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जेनेवा में शाम में एक अमन लाने के लिए एक अमल शुरू किया है, जिसकी अहमियत को जिम मैटिस ने उजागर करते हुए कहा है कि इसी के ज़रिए शामी अफराद ही शाम के मसले का हल निकाल सकते हैं। जेनेवा में आइंदा महीने अक़वाम मुत्तहिदा ने इसी अमन अमल के तहत 6 मुल्कों को दावत दी है। अमेरिका समेत इन मुल्कों में बरतानिया, फ्रांस, उर्दन, जर्मनी, मिस्र और सऊदी अरेबिया शामिल हैं। जी शुक्रिया नुक़बत।
और जिस प्रेस ब्रीफिंग में अमरीकी वज़ीर दिफा ने शाम और रूस के हवाले से बात की, उसी में उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि अमेरिका का शिमाली कोरिया को डीन्यूक्लियराइज करने की कोशिश के तौर पर जनूबी कोरिया के साथ अपनी जंगी मशक़ें मुअत्तल करने का मज़ीद कोई इरादा नहीं। शिमाली कोरिया इन मशक़ों को खुद पर हमले का पेश खैमा करार देकर इन पर माजी में सख्त तनकीद कर चुका है। सदर ट्रंप ने सिंगापुर में इस साल जून में शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से अपनी मुलाकात के बाद इन मशक़ों को मुअत्तल करने का ऐलान किया था। ताहम शिमाली कोरिया को अपने जौहरी हथियार ख़त्म करने पर आमादा करने में नाकामी के बाद सदर ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का प्योंगयांग का चौथा दौरा कैंसिल कर दिया था। कल दुनिया में ज़बरदस्ती लापता कर दिए जाने वाले अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मनाए जाने वाले इस दिन का मकसद दुनिया भर में जबरी गुमशुदगियों के मुतासिरीन के मसले की जानिब दुनिया की तवज्जो मबजूल कराना है। तुर्की में सैटरडे मदर्स नामी एक ग्रुप 1980 की दहाई में फ़ौजी बगावत और कुर्दों और तुर्की के तनाज़े के दौरान कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के मुतासिरीन के लिए अरसे से एहतजाज करता आया है। ये ग्रुप इस्तांबुल में अपना 700वां इज्तिमा मना रहा है। ताहम गुज़श्ता हफ्ते मुनक्किद की जाने वाले इस सिलसिले की तकरीब को तुर्किश हुकाम की जानिब से मुंतशिर कर दिया गया। मज़ीद इस रिपोर्ट में। इज्तिमा को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया गया। पुलिस ने उस चौकी पर कब्जा कर लिया जहां तकरीबन 2 अशरों से सैटरडे मदर्स नामी ग्रुप की अरकान अपने लापता रिश्तेदारों के बारे में मालूमात के मुतालबे के लिए जमा होती रही हैं। पुलिस ने हर किसी के खिलाफ कार्रवाई की जिसने चौकी में दाखिल होने की कोशिश की और ये दावा भी किया कि इज्तिमा का ताल्लुक दहशतगर्दी से है। बाज़ गिरफ्तारियां भी अमल में आईं और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। अंकारा में कायम ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के मुताबिक 1992 और 1996 के दरमियान तुर्की में कुर्द इलाकों में रियासत की जानिब से जबरी गुमशुदगी के 792 वाक़यात हुए, जबकि बहुत से लापता अफराद के बारे में बदस्तूर कोई इतला नहीं है। एक लापता फर्द की बीवी ने बताया, निहात आयदोगान को मर्दीन के गांव से हमारे घर से ले जाया गया। इसका 24 साल से पता नहीं है। यहाँ बहुत से लोग मेरी तरह हैं और मैं तन्हा नहीं। मेरी तरह के हजारों लोग हैं जो अपने लापता अफराद के लिए यहाँ आते हैं। इन हफ्तावार मुजाहिरों में ज्यादातर वो अफराद शरीक हैं जिनके रिश्तेदार 1990 की दहाई में लापता हुए। इंसानी हकूक के इदारों के मुताबिक ये तुर्की के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कुर्द अस्करियत पसंदों के खिलाफ गंदी जंग थी। तैयब कनान के वालिद को सिक्योरिटी इदारे 22 साल कबल उठाकर ले गए थे और वो तब से लापता हैं। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं ताकि कोई और लापता ना हो। मेरे वालिद लापता हुए, लेकिन किसी और के वालिद, भाई, वालदा या बच्चे को जबरी गुमशुदगी की अजियत से गुजरना नहीं चाहिए। आज उन्होंने हमें बैठने से रोका है, लेकिन हम अगले हफ्ते वापस आएंगे। सदर तैयब अर्दोआन 2003 से 2014 तक जब मुल्क के वजीर आजम थे तो उन्होंने माओ के हफ्तावार एहतजाज की हमायत करते हुए वादा किया था कि हकीकत मालूम करने के लिए उनकी मदद की जाएगी। लेकिन अब ये वाज़ेह नहीं है कि हुकाम सैटरडे मदर्स को दोबारा जमा होने की इजाज़त देंगे या नहीं। मैं जबरी लापता किए जाने वाले खानदानों का वकील रहा हूँ। मुझे उनके दुख का अच्छी तरह एहसास है। ये एक ना ख़त्म होने वाला सोग है जिसकी कोई ताज़ियत भी नहीं है। जब तक लापता अफराद की बाकियात नहीं मिल जाती, लोगों की तलाश जारी और सारी है। इस इज्तिमा के खिलाफ अदम रवादारी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये बेहिसी है। ऐसा मालूम होता है कि 700 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी लोगों को उनके प्यारों के बारे में शायद कभी इल्म नहीं हो सकेगा। डोरियन जोन्स की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। कल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जबरी गुमशुदगियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे हिस्सों में इस मसले के हवाले से रिपोर्ट्स हमारे कल के शो में शामिल होंगी। और किसी भी वक्त मज़ीद ख़बरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आपके लिए मालूमाती मज़ामीन और दिलचस्प वीडियोज़ भी मौजूद हैं और आप ये शो और इसमें शामिल रिपोर्ट्स दोबारा वहां पर देख भी सकते हैं। दुनिया भर से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियाँ आज के वर्ल्ड व्यू में। तूफान मारिया शायद अमेरिकी तारीख के हौलनाक तरीन तूफानों में से एक कर दाना जाएगा। मंगल को 6 महीने कबल पोर्टोरिको में आने वाले इस तूफान से होने वाली हलाकतों के आदाद शुमार 64 से बढ़कर तकरीबन 3000 तक जा पहुंचे हैं। पहले सामने आने वाले आदाद शुमार को हकीकत से निहायत कम समझा गया था और हलाकतों से मुतल्लिक नए आदाद शुमार 2005 में हरिकेन कतरीना के सबब होने वाली हलाकतों से कहीं ज्यादा है। लेकिन ये अब भी तखमीना है और हलाकतों की हकीकी तादाद नहीं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि आने वाले महीनों में यूरोप के दिफा को मजबूत दर बनाने से मुतल्लिक मंसूबे को सामने लाया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि यूरोप महज अमेरिका पर अपने दिफा के हवाले से इन्हिसार नहीं कर सकता।
पेरिस में फ्रांसीसी सफीरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मैक्रोन ने बैन अक़वामी सूरत हाल के पस मंज़र में अपने मंसूबे के खदोखाल बयान करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि उनकी खारजा पॉलिसी जदीद होगी। माइकल जैक्सन के शहदाई लंदन में पॉप मौसीकी के बादशाह की 60वीं सालगिरह मनाने के लिए उनकी आरजी यादगार के सामने जमा हुए। सोनी म्यूजिक कंपनी ने लंदन में दरियाए थेम्स के किनारे माइकल जैक्सन की याद में एक बड़ा ताज तामीर किया है। बारिश के बावजूद परिस्तारों ने माइकल जैक्सन की सालगिरह का जश्न मनाया और ताज के सामने उनके मुनफरिद डांस मूव्स किए। माइकल जैक्सन को साल 2009 में अपनी स्टेज पर वापसी के हवाले से कॉन्सर्ट करने थे, लेकिन वो उसी साल जून में लॉस एंजलिस में इंतकाल कर गए। दुनिया के दूसरे बहुत से रहनुमाओं की मानिंद पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी फॉरेन पॉलिसी समेत अपनी हुकूमत के अहम फैसले और बयानात सोशल मीडिया ख़ास तौर से ट्विटर के ज़रिए आवाम तक पहुँचा रहे हैं। जैसे 21 अगस्त की अपनी एक ट्वीट में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात की। अगरचे दुनिया में सरबराहाने मुमलिकत की जानिब से ये ट्रेंड नया नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये नया ज़रूर है। इस पर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के हलीफ और हरीफ क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। ट्विटर का मतलब ये नहीं है कि आप फिल बदी जब चाहे आप जो ज़हन में आप खड़का दें। अब आपकी बड़ी ज़िम्मेदारा और संजीदगी से आपको ट्वीट करना होगा, क्योंकि आपके हर लफ्ज़ को लोग देखेंगे। अब आप एक आम हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा नहीं, आप वज़ीर आज़म हैं और आपकी जो हर लफ्ज़ पर एक पॉलिसी की अक्कासी होती है। खान साहब ने आके ही उस ट्विटर को अहमियत दी है, सोशल मीडिया को अहमियत दी है, तो मैं समझता हूँ आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मगर मिसयूज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। लेकिन पहले जो पर्चियाँ देख के पढ़ते थे, खान साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, ऑक्सफोर्ड के माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर वो अपना कन्वे करना चाहते हैं आपसे, अगर जो आप अभी रिपोर्ट बना रहे हैं ये मुगालबन एक दिन बाद चलेगी या 2 दिन बाद चलेगी, ये एक ऐसी चीज़ है जो इमीडिएटली लोगों तक पहुँचती है विद इन सेकेंड्स। पाकिस्तान में तो किसी सरबराह हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नया है, दुनिया के लिए यह नया नहीं। पड़ोसी मुल्क भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया के वो सरबराही मुमलिकत हैं जिनके ट्विटर अकाउंट के फॉलोअर्स की तादाद 43 मिलियन यानी 4 करोड़ से ज़ायद है। एक अंदाजे के मुताबिक नरेंद्र मोदी के फेसबुक के फॉलोअर्स की तादाद किसी भी दूसरे लीडर से ज़्यादा है। ट्विटर पर फॉलोअर्स की बात करें तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स ना सिर्फ आए दिन नित नई बहस को जन्म देती हैं, बल्कि इस वक्त उनके 54 मिलियन फॉलोअर्स की तादाद भी किसी भी दूसरे आलमी लीडर के फॉलोअर्स की तादाद से कहीं ज़्यादा है। सदर ट्रंप के सपोर्टर्स उनके ट्विटर के इस्तेमाल के बारे में क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं इसकी एक झलक। You're a president of the United States of America. आप अमेरिका के सदर हैं, आप खुद को क्यों गिरा रहे हैं, बहस व तकरार कर रहे हैं और मज़ाक़ खेज़ बयानात दे रहे हैं? आप क्यों इतने बड़े सोशल मीडिया पर बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहे हैं जहां आपके लाखों हामी हैं? A giant social media thing where you have millions of followers. मेरे ख्याल से उन्हें आधी रात को ऐसी ट्वीट्स नहीं करनी चाहिए जिनसे मुख्तलिफ मामलात पर पिछले चंद रोज में होने वाली प्रोग्रेस ज़ाया हो जाए। हाँ, ये मज़ाक़ खेज़ है कि कुछ ट्वीट्स बड़ी तब्दीली का बायस बन सकती हैं, जैसा कि हमारी ज़राई मंडियों में या किसी की खारजा पॉलिसी में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अहमद, जो बाइट्स फॉर ऑल नामी एक गैर सरकारी तंजीम से मुंसलिक हैं। ये तंजीम इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आज़ादी राय के हक़ के लिए काम करती है। शहजाद, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। शहजाद, ये बताइए कि पाकिस्तान के पस मंज़र में अगर आप देखें तो इस रुझान को किस तरह से देखा जा रहा है, ख़ास तौर से आप इसे कैसे देख रहे हैं? इसके जैसे आपने एक शुरू में बात की, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। हम इसको अमूमी तौर पर मुस्बत अंदाज में देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से लोगों के पास अपने प्राइम मिनिस्टर तक रसाई हासिल करने का एक मौका मौजूद है। हो सकता है कि ट्विटर और अगर प्राइम मिनिस्टर खुद इस अकाउंट को मॉनिटर करते हैं और खुद देखते हैं और हमें बताया गया है कि वो खुद देखते हैं, तो इस सूरत में हम समझते हैं कि ये ओपन गवर्नेंस के जो मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं उस हवाले से भी ये एक अहम पेशरफ्त है कि प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी बात करें और कम से कम वो एक्सेसिबल तो हैं एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। लेकिन जैसे आपने कहा कि
اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو مثبت پہلو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ خود رابطے میں ہے. جیسے کیرلا والا جب انہوں نے ٹویٹ کیا تو اس کی ٹرانس باؤنڈری اپروچ تھی. باہر کے لوگوں نے بھی اس کے بارے میں اچھی باتیں بھی کی. کچھ ہیٹ سپیچ بھی ہوئی. ہیٹ سپیچ کے بارے میں ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جو بھی نفرت انگیز کامنٹس کیے گئے، کیونکہ وہ تو ایک شخص کی اپنی ذات کی عکاسی کرتے ہیں. لیکن اگر اس کا رسپانسبل یوز نہ ہوا اور اگر اس کے اوپر کبھی ارسپانسبل ٹویٹ کر دی گئی تو اس کے نقصانات بھی اتنے ہی بڑے ہوں گے. شہزاد آپ نے شخصیت کے حوالے سے بات کی. آپ نے بات کی کہ وہ خود سے ٹویٹس کرتے ہیں. اگر ہم عمران خان کی شخصیت کو اور ان کے سوشل میڈیا کے استعمال کے ریکارڈ کو دیکھیں تو کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ایک محتاط استعمال ہمیں دیکھنے کو ملے گا، یا ہمیں امریکی صدر کی مانندی کچھ پھل جھڑیاں دیکھنے کی توقع ہوگی اس میں؟ مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال کے حوالے سے بہت ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں گے، کیونکہ ان کے سامنے مختلف مثالیں موجود ہیں. آپ نے جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ذکر کیا، یا اگر آپ پرائم منسٹر مودی کے حوالے سے بھی، تو بعض اوقات ایسی چیزیں ہوئیں کہ جن کے ان کو خود ہی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ مثالیں پرائم منسٹر کے سامنے ہوں گی اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے اور ان کی ٹیم اس چیز کو سمجھتی ہوگی کہ کتنا رسپانسبلٹی ہے سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے. مجھے خطرہ البتہ یہ ہے کہ کہیں ان کی ٹیم اور ان کے لوگ ان کی اس استعمال پر پابندی نہ لگا دیں. اگر ایسا ہوا تو ہمارا خیال یہ ہے کہ جو ایک دروازہ ہے عوام اور پرائم منسٹر تک پہنچنے کا، وہ دروازہ بند ہو جائے گا. شہزاد ویری کوئکلی، ہمارے پاس 45 سیکنڈز ہیں. پاکستان میں انٹرنیٹ کی پہنچ کو اور اس کے سوشل میڈیا کو استعمال کو دیکھتے ہوئے جتنا پاکستان میں ہوتا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ اور عام آدمی اس کے لیے تیار ہے کہ ایک سربراہ حکومت ان سے براہ راست سوشل میڈیا کے ذریعے مخاطب ہو؟ اربن سینٹرز تو بہت ہیویلی کنیکٹڈ ہیں، اور آپ اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مختلف پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کی صف آرائیاں بھی موجود ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کہیں جو کنٹرول فریکس جو ہیں، جو کہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں سپیچ کو، کہیں وہ اس کے اندر قدغنیں لگا کے اس میں اگر کبھی ارسپانسبل کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کی گئی اس سے، تو پھر اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. شکریہ شہزاد ہمیں جوائن کرنے کا. شہزاد ہمیں جوائن کر رہے تھے اسلام آباد سے، بائٹس فار آل سے منسلک ہیں. دنیا بھر میں پانی سے منسلک مسائل پر روشنی ڈالنے کے لیے ہر سال ایک پورا ہفتہ مختص کیا جاتا ہے. رواں ہفتہ ورلڈ واٹر ویک کا ہفتہ ہے، اور پاکستان اور بھارت کے ماہرین کی ٹیمز اس وقت لاہور میں اپنے پانی کے مسائل پر بات چیت کر رہی ہیں. لیکن پانی کی کمی کے مسئلے سے صرف بھارت اور پاکستان جیسے ممالک کے عوام ہی متاثر نہیں. تقریباً 2 اشرے پہلے کی خوش سالی امریکی شہروں لاس اینجلس، لاس ویگس اور لاکھوں ہیکٹرز کی قابل کاشت زمینوں کے لیے پانی کے ایک اہم ذریعے کو ختم کر رہی ہے. لیک میڈ نامی جھیل جنوب مغربی امریکہ کی بنجر زمین کو پانی سپلائی کرتی ہے، لیکن یہ جھیل اور دریا اب تقریباً ختم ہونے کو ہیں. ماہرین اب مزید خشک مستقبل کے لیے خبردار کر رہے ہیں. پانی کے ان ذخائر کا خاتمہ امریکہ کے جنوب مغرب کے شہروں اور فارمز کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. لاس ویگس سے کچھ ہی فاصلے پر واقع جھیل میٹ کشتی رانی اور مچھلی پکڑنے کے لیے ایک مقبول مقام ہے. میٹ براؤڈی اور ان کے بیٹے یہاں پر فشنگ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جھیل کی گہرائی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ہم جب بھی یہاں آتے ہیں ہم فرق محسوس کرتے ہیں اور تبدیلی دیکھتے ہیں. 1930 کی دہائی میں کولوراڈو دریا کا بہاؤ روک کر بنائی جانے والی اس جھیل کی تعمیر سے اب تک بہت تبدیلیاں آئی ہیں. سب سے بڑی مغربی ریاستوں میں سے 7 میں داخل ہوتے ہوئے اس دریا کا پانی جنوب کی جانب خلیج کیلیفورنیا میں جاتا تھا، جو کبھی کبھار قصبوں اور امیر زرعی علاقوں میں تباہ کن سیلابوں کا باعث بنتا تھا. لہٰذا ہوور ڈیم کو ان سیلابوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا، جس سے جھیل میٹ وجود میں آئی. اس کا پانی شہروں اور کھیتوں کے لیے اور ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے کام آتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جھیل کی سطح میں شدید کمی آئی ہے. یہ سفید رنگ کی پٹی اس کا اشارہ ہے کہ پانی یہاں ہوا کرتا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے پانی پر انحصار کرنے والی آبادی کے لیے مسائل زیادہ ہوئے ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھیل اپنے جنوب مغرب میں واقع صحرائی علاقے کی آبادی کی زندگی کا ضروری جز بن چکی ہے۔ امریکہ کے چند سب سے بڑے شہروں کا پانی کے اس ذخیرے پر انحصار ہے۔ یہاں آپ کے چند زرخیز ترین زرعی علاقے موجود ہیں، پھر آپ میکسیکو کو پانی مہیا کرنے کی بھی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ وہ سسٹم ہے جس کی ناکامی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تقریباً 2 اشروں کی خشک سالی کی وجہ سے یہ سسٹم اب ناکامی کے دہانے پر ہے۔ میڈ جھیل سطح سمندر سے 372 میٹر کی بلندی پر ابھرتی ہے، لیکن یہ اب 329 میٹر پر ہے۔ 320 میٹر پر پانی کی سطح گر جانے پر پانی سے بجلی بنانے کی اہلیت کو خطرہ ہوتا ہے، اور 305 پر لاس ویگس کے لیے پانی خشک ہو جاتا ہے۔ اس علاقے کو طویل عرصے سے خشک سالی کا سامنا ہے، حالیہ خشک سالی سے بھی طویل۔ حقیقت میں یہ صورتحال اشروں تک جاری رہ سکتی ہے۔ اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے مزید شدید خشک سالی کی توقع ہے، لیکن امید ابھی بھی باقی ہے۔ انہیں اس کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، لیکن ان میں سے بہت سے اقدامات میں بھی برسوں لگیں گے، اور اس پر اربوں ڈالرز خرچ آئے گا۔ کولوراڈو دریا پر لاکھوں لوگ انحصار کرتے ہیں۔ اس کا فیصلہ اب انہیں کرنا ہے کہ انہیں صحرا میں کس قسم کی زندگی چاہیے۔ اسٹیو بیراگونا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ سمندروں کی تہہ میں اب بھی ایسے گمنام عجائبات ہیں جنہیں دریافت نہیں کیا گیا، اور اسی لیے ایک امریکی کمپنی نے اس گہرائی میں دور تک جانے کی صلاحیت والی آبدوز نما مشین تیار کی ہے۔ یہ آبدوز 5 غوطہ خوروں کو 4000 میٹر کی گہرائی تک لے جا سکتی ہے، اور اس کی پہلی منزل سمندر میں ڈوب جانے والے ٹائٹینک بحری جہاز کے ملبے تک پہنچنا ہے۔ اگر اس آبدوز نے گہرائی میں موجود پانی کے شدید دباؤ پر قابو پا لیا تو یقیناً یہ آبدوز ان خزانوں کو دریافت کر لے گی جو آج تک انسان کی آنکھ سے اوجھل ہیں۔ مزید اس رپورٹ میں۔ بہاماس کے پانیوں میں غوطہ خور ایک نئی آبدوز کو خودکار طریقے سے چلانے کی صلاحیت ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ٹائٹن نامی اس آبدوز کا یہ امتحان کامیاب ہو گیا تو آئندہ سال اس کی مدد سے 5 غوطہ خوروں کی ایک ٹیم سمندر کی گہرائی میں اترے گی۔ اس وقت یہاں محض ایک چیز پر کام ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ انسانوں کو لے کر اس آبدوز میں 4000 میٹر کی گہرائی میں اترنے اور پھر پانی کے انتہائی بڑے دباؤ کو جھیلنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ ٹائٹن کی پہلی منزل شمالی بحر اوقیانوس کی تہہ اور وہاں ڈوب جانے والے ٹائٹینک بحری جہاز کا ملبہ ہے۔ تحقیق کاروں کو امید ہے کہ ٹائٹن سمندر کی زمین کا جائزہ لے کر ڈوبنے والے جہاز کا ایک 3D ماڈل بنا سکے گی اور اس جگہ پر بسنے والی زندگی کی معلومات کو محفوظ کر سکے گی۔ وہاں حیرت انگیز قدرتی وسائل ہیں۔ 4000 میٹر کی گہرائی میں ہائیڈرو تھرمل راداریاں ہیں جو مخصوص طور پر غیر مرئی مخلوق کی زندگیوں سے جڑی ہیں۔ انہیں ایکسٹریموفائلز بھی کہتے ہیں۔ معدنی ذخائر بہت زیادہ ہیں، مولیبڈنم بھی ہے اور تیل، گیس اور قیمتی پتھر بھی موجود ہیں۔ پورا سمندر حیرت انگیز چیزوں سے بھرا ہے، اور یہ سب 4 سے 6000 میٹر کی گہرائی پر نمودار ہوتا ہے۔ اس قسم کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے ٹائٹن کی صلاحیت کا انحصار کاربن فائبر کی اس میں موجودگی پر ہے۔ تاکہ ہمیں لڑکھڑانے اور ادھر ادھر چلے جانے کی فکر نہ رہے، ایک سے دوسری جگہ پر وزن کا تناسب نہ بدلنا پڑے اور جھکاؤ کی فکر نہ ہو۔ دراصل یہ سب یکساں طور پر دباؤ کے بارے میں ہے۔ کاربن فائبر کو انتہائی مضبوط بنانا ہوگا اور یہی اسے ہلنے سے بچائے گا، اس لیے مخصوص قسم کا سخت ڈیزائن تشکیل دیا جا رہا ہے۔ اس آبدوز کے ایک اور ورژن پر پہلے ہی کام شروع ہو گیا ہے تاکہ 6000 میٹر کی گہرائی میں پہنچا جا سکے، اور ایسا کرنے سے سمندر کی زمین کا 98% حصہ دریافت ہو جائے گا۔ جولی ٹابو کے ساتھ عمران جدون، اردو VOA۔ جناب یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ عائشہ خالد کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔